गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विविधता तथा पाठ्यक्रम। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो विद्यालय पाठ्यक्रम में जो विषय के समावेश एवं बहिष्करण की प्रक्रिया होती है वो निश्चित मानकों, आधारों एवं सिद्धांतों के फलस्वरूप होती है। सभी प्रकार के विषयों के समावेश एवं बहिष्करण की कसौटी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। सही शब्दों में अगर कहा जाए तो सामाजिक व्यवस्था ही विषयों के बहिष्करण एवं समावेश की वास्तविक कसौटी होती है, क्योंकि जब जब भी समाज में सामाजिक परिवर्तन होता है, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में जो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, अतः पाठ्यक्रम विषयों के समावेशन एवं बहिष्करण की राजनीतिक एवं सामाजिक कसौटी एवं प्रक्रिया का हम वर्णन निम्न तालिका पर कर सकते हैं। इसमें जो हम पहला जो बिंदु हम देखते हैं कि विषय क्षेत्र के समावेशन एवं बहिष्करण की सामाजिक कसौटी। इसमें हम राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही कसौटी हम देखेंगे। तो इसमें जो पहला जो हम देखते हैं वो है सामाजिक कसौटी। सामाजिक जो कसौटी है उसमें विषय क्षेत्र के समावेशन एवं बहिष्करण का संबंध जो है प्रमुख रूप से सामाजिक व्यवस्था से होता है। सामाजिक जो कसौटी पर खरा उतरने वाला जो विषय होता है वो व्यापक स्वरूप को धारण करता है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि कंप्यूटर विषय जो होता है वो भारतीय एवं वैश्विक जो समाज की कसौटी पर खरा उतरता है। तो इसका व्यापक समावेश विश्व एवं भारतीय स्तर पर हम देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर विषय को जो विद्यालय विषयों में हम स्थान दे सकते हैं। इसमें जो सामाजिक कसौटी है उसके जो निम्न रूप हम देखते हैं, उसमें पहला जो हम बिंदु देखते हैं वो है सामाजिक उपयोगिता। जो विद्यालय पाठ्यक्रम में हम देखते हैं कि समावेश निश्चित एवं अनिवार्य रूप से होगा, वो है सामाजिक क्षेत्र में भी उपयोगी सिद्ध होता है। वर्तमान समय में हम विज्ञान एवं गणित का समावेश व्यापक स्तर पर देख सकते हैं। जो प्राथमिक व्यवस्था में विज्ञान का पाठ्यक्रम जो होता है वो समावेशन परिवेशीय घटनाओं के रूप में कक्षा से ही देखा जाता है। इसके विपरीत जो विषय अनुपयोगी सिद्ध होते हैं उनका बहिष्करण किया जाता है। जैसे दार्शनिक जो ज्ञान एवं आदर्शवादिता से संबंधित विषयों को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है। ये जो विषय होते हैं वो सामाजिक कसौटी पर अनुपयोगी सिद्ध हो चुके हैं। दूसरा हम बिंदु देखते हैं सामाजिक महत्व। जिस विषय क्षेत्र का सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है उस विषय का विद्यालय पाठ्यक्रम में समावेश होता है। इसके विपरीत जिस विषय को हम समाज में महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हैं उसका विद्यालय पाठ्यक्रम से बहिष्करण किया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता उसे। जैसे प्राचीन काल में हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा में धर्म एवं आध्यात्म का महत्वपूर्ण स्थान समाज में था, इसलिए धर्म संबंधी शिक्षा दिए जाने का प्रावधान विद्यालयों में था। इसके विपरीत वर्तमान समय में धर्म एवं आदर्शों का प्रभाव कम हो गया तथा विद्यालय पाठ्यक्रम को धर्म से निरपेक्ष घोषित कर दिया गया। धार्मिक शिक्षा का वर्तमान समय में सरकारी विद्यालयों में बहिष्करण देखा जाता है। तीसरा हम बिंदु देखते हैं सामाजिक विकास। समाज द्वारा यह स्वीकार करते हैं कि विषय जो विशेष के सामाजिक विकास की संभावना बहुत सर्वाधिक होती है, उस विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जैसे विज्ञान एवं गणित का शिक्षण प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि जब ये दार्शनिक विषयों को प्राथमिक स्तर से नहीं पढ़ाया जाता है तो ये जो विषय होते हैं सामाजिक विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते हैं। अतः विज्ञान एवं गणित का समावेश एवं दार्शनिक जो विषय होते हैं उनके तथ्यों का बहिष्करण हम देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं सामाजिक संस्कृति। जिस विषय का संबंध सामाजिक संस्कृति से होता है वो क्षेत्र व्यापक होता है, उस विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं कि भारतीय विद्यालयों में नैतिकता एवं आदर्शवादिता मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि नैतिकता एवं आदर्शवादिता भारतीय संस्कृति का भाग है, जबकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को हिंसावादी एवं स्वार्थवादी मूल्यों से दूर रखा जाता है। अब हम देखते हैं सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास जो होता है वो विषय का सर्वांगीण विकास से संबंध होना उसके विद्यालय पाठ्यक्रम में समावेशन की ओर संकेत करता है, क्योंकि सर्वांगीण विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
वर्तमान समय में हम आदर्शवादी मूल्य एवं आध्यात्मिकता का विकास करने वाले तथ्यों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि तब तक सर्वांगीण विकास की अवधारणा पूरी नहीं हो सकती जब तक कि छात्रों में आध्यात्मिक विकास न हो। फिर हम देखते हैं सामाजिक मूल्य। विषय का सामाजिक मूल्यों से संबंध भी पाठ्यक्रम में उस विषय के समावेशन का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान समय में भारतीय विद्यालयों में प्रेम, सहयोग एवं परोपकार से संबंधित विषयों एवं तथ्यों का समावेश किया जाता है। जैसे हमारे पूर्वज सामाजिक अध्ययन एवं हिंदी आदि विषयों में ऐसे पाठों का समावेश करते हैं जिससे सामाजिक मूल्य विकसित हो सके, क्योंकि अभिभावक छात्रों को विद्यालय भेजते हैं उनमें सामाजिक गुणों का विकास हो, बालक की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सके। अब हम अगला बिंदु देखते हैं मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य के अंतर्गत जिस समाज में मानवीय मूल्यों को स्थान दिया जाता है उस समाज द्वारा विद्यालय व्यवस्था में भी मानवीय मूल्यों के विकास की अपेक्षा की जाती है। इस आधार पर पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों के विकास संबंधी विषय एवं सामग्री का समावेश होता है। वर्तमान समय में भारतीय विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का समावेश प्राथमिक स्तर से ही किया जाता है। प्राथमिक स्तर से ही छात्रों में मानवीय मूल्यों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। इसके विपरीत भाव रखने वाले विषयों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर हम देखते हैं वैश्विक समाज। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका संबंध वैश्विक समाज से होता है, जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि। इन सभी विषयों का महत्व भारतीय समाज के साथ साथ सभी देशों में भी होता है। इस प्रकार के विषयों का शिक्षण प्राथमिक स्तर से ही किया जाता है। इन विषयों के क्षेत्र को व्यापक बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं वैश्विक संस्कृति। जिन विषयों का संबंध वैश्विक संस्कृति से होता है उन विषयों को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जैसे मानवाधिकार, कर्तव्य, सूचना का अधिकार, सहयोग, सहभागिता एवं विश्व बंधुता आदि गुण जो होते हैं वो वैश्विक जो संस्कृति के अंग माने जाते हैं। फिर है सामाजिक अपेक्षाएं। सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप भी विषय का समावेश विद्यालय पाठ्यक्रम में होता है। जैसे अभिभावक से यह अपेक्षा की जाती है कि उनका जो बालक है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान सर्वोत्तम रूप में प्राप्त कर सके, क्योंकि अंग्रेजी भाषा बोलने से वह विदेश जा सकता है, यह एक गर्व की बात होती है। तो इस स्थिति में अंग्रेजी का समावेशन विद्यालय पाठ्यक्रम में निश्चित हो जाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास। जिन विषयों का संबंध आर्थिक विकास से होता है उन विषयों को विद्यालय पाठ्यक्रम में हम महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं। जैसे भारतीय समाज में जो सर्वाधिक परिवार होते हैं वो कृषि पर निर्भर होते हैं। इनके लिए जो आर्थिक विकास पर का आधार कृषि को ही माना जाता है। इस आधार पर छात्रों को उच्च प्राथमिक स्तर पर कृषि विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इसके विपरीत जो स्थिति में विषयों का बहिष्करण किया जाता है, क्योंकि उनका आर्थिक विकास से कोई संबंध नहीं होता है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं समसामयिकता। प्राचीन परिस्थितियों में वेद, धर्म एवं अध्यात्म का प्रभाव देखा जाता है, इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित था। उस समय समशिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। वर्तमान समय में सर्वांगीण विकास का प्रभाव देखा जाता है, इसलिए जो विद्यालय पाठ्यक्रम होते हैं उन विषयों को समावित किया जाता है, जैसे सामाजिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक विकास कर सके। इस प्रकार समसामयिकता की कसौटी विषयों का समावेशन एवं बहिष्करण निश्चित करती है। फिर हम अगला बिंदु देखते हैं अनुशासन। जो विषय विद्यालय पाठ्यक्रम के मध्य अनुशासिक व्यवस्था की कसौटी पर खरे उतरते हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है और उनके क्षेत्र का विस्तार संभव होता है। जैसे विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए गणित विषय का अध्ययन करना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में गणित की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर विद्यालय पाठ्यक्रम में विषयों का क्रम एवं स्थान निर्धारित किया जाता है। जैसे सामाजिक अध्ययन विषय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र आदि को स्थान दिया जाता है। इस प्रकार अनुशासनिक कसौटी विषयों के समावेशन एवं बहिष्करण को निश्चित करती है। अब हम अंतिम बिंदु की तरफ चलते हैं, जो है सामाजिक सामंजस्य। विषय का सामाजिक सामंजस्य में संबंध होना उसका विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान निर्धारित करता है। जैसे वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के कारण असंतुलन एवं असमानता की स्थिति होती है। प्रत्येक व्यक्ति ये अपेक्षा करता है कि
इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। इसके लिए शिक्षा में नैतिकता, सदाचार एवं आदर्शवादी मूल्यों का विकास करने वाले विषयों को स्थान देने के सभी द्वारा अनुशंसा की जाती है। तो ये सारे हैं जो तथ्य होते हैं वो विविध सामाजिक कसौटी के माध्यम से निश्चित होते हैं। इनके जो विद्यालय पाठ्यक्रम को समाजोपयोगी बनाने के लिए ये विषय का समावेशन और कौन कौन से विषयों का बहिष्करण होगा, इससे इन तथ्यों से ये हम पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं विषय क्षेत्र के समावेशन एवं बहिष्करण की राजनीतिक कसौटी। हम देख सकते हैं कि सामाजिक एवं राजनीतिक कसौटियाँ परस्पर संबंधित होती है, परंतु जो राजनीतिक व्यवस्था का संबंध वैश्विक स्तर पर भी होता है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र की कसौटी किसी विषय क्षेत्र के पाठ्यक्रम में समावेशन में उपयोगी होती है। जैसे भारतीय परिवेश एवं समाज में संस्कृत एवं हिंदी को हम स्थान या महत्व दे सकते हैं, परंतु राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे वैश्विक विकास में भारतीय छात्र अपना स्तर एवं भूमिका निश्चित कर सकते हैं। इस राजनीतिक सोच ने ही भारतीय समाज की सोच में परिवर्तन किया है। आज प्रत्येक भारतीय अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने बालकों को प्रेरित करते हैं। तो प्रमुख जो राजनीतिक कसौटियाँ हैं उनके माध्यम से जिन विषयों का समावेशन है बहिष्करण की प्रक्रिया निम्न रूपों में हम देख सकते हैं, जिसमें पहला हम बिंदु देखते हैं राजनीतिक उपयोगिता। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। जैसे भारतीय समाज में हम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसके लिए सभी व्यक्तियों में राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, जिससे सभी नागरिक मताधिकार का प्रयोग करके अच्छी सरकार का चयन कर सके। इसी आधार पर प्राथमिक स्तर से छात्रों को कर्तव्य एवं अधिकार का ज्ञान कराया जाता है तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की जो विषय की राजनीतिक उपयोगिता संबंधी कसौटी विषय का समावेशन एवं बहिष्करण निश्चित करती है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। अगला हमारा बिंदु है राजनीतिक महत्व। राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विकास को तीव्र करना होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक छात्र प्राथमिक स्तर से ही राजनीतिक संरचना को समझ सके और अपनी सहभागिता निश्चित कर सके। इस आधार पर नागरिक शास्त्र विषय को उच्च प्राथमिक स्तर पर पृथक रूप से पृथक विषय के रूप में हम मान्यता प्रदान कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बाल सभा में अध्यक्ष का चुनाव करके चुनाव प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तीसरा हम देखते हैं राजनीतिक विकास। शैक्षिक विकास का राजनीतिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। सरकार जिस विषय को राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त मानती है, उस विषय के अध्ययन के लिए छात्रों को प्रेरणा प्रदान करती है। जैसे नागरिक शास्त्र विषय के माध्यम से छात्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास होता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक संस्कृति। उन विषयों को पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जो पारदर्शी राजनीतिक संस्कृति स्थिति का निर्माण करने में सहायक होती है। जैसे स्थानीय प्रशासन का ज्ञान छात्रों को पाठ्यक्रम के या माध्यम से प्रदान किया जाता है, छात्र स्थानीय प्रशासन के बारे में समझ सके। अब हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। सरकार का यह मानना है कि जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज में क्रियान्वित होता है उसका ज्ञान छात्रों को अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसके अनुरूप ही वह अपनी राजनीतिक भूमिका को तय कर सके। जो विषय सामान्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था एवं तथ्यों का ज्ञान कराते हैं उन विषयों का समावेशन पाठ्यक्रम में होता है और उनका क्षेत्र भी व्यापक होता है। अब अगला बिंदु देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण। विषयों का राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंध उनके समावेशन एवं बहिष्करण को निश्चित करता है। जैसे इतिहास विषय का संबंध राजनीतिक व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया से संबंधित होता है। इतिहास के माध्यम से छात्रों को यह अवगत कराया जाता है कि प्राचीन काल से वर्तमान समय तक जो भारतीय शासन एवं राजनीतिक व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ है। अब अगला बिंदु हम देखते हैं राजनीतिक मूल्य। विषय का जो संबंध होता है वो राजनीतिक मूल्यों के विकास से भी होता है। उस विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जैसे अकबर के विषय में ये बताया जाता है कि सभी धर्मों का वह सम्मान करता था, उसके दरबार में 9 रत्न थे और उनको प्रत्येक क्षेत्र में सलाह देते तथा वह जातिगत भेदभाव को भुलाकर लोगों को न्याय देता था। इस प्रकार के जो प्रकरण इतिहास आदि विषयों में होते हैं जिनसे राजनीतिक मूल्यों का विकास होता है। अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं राजनीतिक सहभागिता। सामान्यतः जन सहभागिता ही राजनीतिक सहभागिता या व्यवस्था का निर्माण करती है।
इसलिए शिक्षित समाज में अभिभावक ये चाहता है कि उसके बालकों को राजनीतिक सहभागिता की दशाओं का ज्ञान हो। जैसे प्रजातंत्र में मताधिकार के माध्यम से राजनीतिक सहभागिता का प्रदर्शन किया जाता है, इसी आधार पर विद्यालय पाठ्यक्रम में उन विषयों एवं तथ्यों का समावेश होता है जो कि जन सहभागिता तथा अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। अगले बिंदु की तरफ हम चलते हैं। राजनीतिक उत्तरदायित्व। प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक जो दायित्व होते हैं उनको निश्चित किया जाता है। इस प्रक्रिया में विषयों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे इतिहास में विविध प्रकार के राजाओं के कार्य व्यवहार अध्ययन से हम राजा के उत्तरदायित्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला बिंदु है राजनीतिक जागरूकता। जो विषय राजनीतिक जागरूकता प्रदान करता है उनको विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। जैसे राजनीतिक अधिकार एवं कर्तव्यों से संबंधित विषय, उपभोक्ता अधिकार एवं कर्तव्य एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने की स्थितियों को स्पष्ट करने वाले तथ्य एवं विषय व्यापक रूप से पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त करते हैं। फिर है राजनीतिक अपेक्षाएं। वर्तमान समय में राजनीतिक अपेक्षा के रूप में सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना का समावेश देखा जा सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए तथा उसको शोषण से बचना चाहिए। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जिस विषय के माध्यम से होती है उस विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में उचित स्थान प्रदान करना चाहिए। फिर है वैश्विक राजनीति। वैश्विक राजनीति व्यवस्था में प्रत्येक देश की जन सहभागिता एवं भूमिका होती है। प्रत्येक देश चाहता है कि उसके नागरिकों का विश्व स्तर एवं सर्वोत्तम प्रदर्शन हो। इसके लिए उनको उन विषयों की राजनीतिक व्यवस्था संबंधी सामान्य तथा विविध वैश्विक राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्वरूप में देखा जा सकता है। फिर हम देखते हैं राजनीतिक दर्शन। जिन विषयों का संबंध विविध राजनीतिक दर्शनों से होता है उनको भी पाठ्यक्रम में उचित स्थान प्राप्त होता है। जैसे इतिहास में बताया जाता है कि राजतंत्र किस प्रकार की दार्शनिक विचारधारा पर आश्रित है तथा प्रजातंत्र किस प्रकार की दार्शनिक विचारधारा पर आश्रित है। फिर अंतिम बिंदु हम देखते हैं राजनीतिक अनुशासन। विद्यालय पाठ्यक्रम में उन विषयों एवं तथ्यों का समावेश होता है जो कि सामाजिक एवं राजनीतिक अनुशासन से संबंधित होते हैं। जैसे भारतीय समाज में जो राजा का प्रमुख कार्य जनता की सेवा करना होता है, इसी आधार पर विद्यालय पाठ्यक्रम में राजा के सदाचारी तथा अनुकरणीय रूप का प्रदर्शन किया जा सकता है एवं राजनीतिक दोनों के माध्यम से अनुशासन स्थापित होता है। इस प्रकार से हम जो ये इस विवेचन से हम देखते हैं कि राजनीतिक जो कसौटियाँ होती है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित होती है, क्योंकि सामाजिक आकांक्षा एवं व्यवस्था के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था भी स्थापित होती है। भारतीय समाज में प्रजातंत्र की अवधारणा में कार्य करती है। अनेक अवसरों पर हम देखते सकते हैं कि विद्यालयों में छात्रों का सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर एवं व्यक्तिगत स्तर जो भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार के छात्रों के साथ साथ शिक्षक का व्यवहार तथा शिक्षण का संबंध एक ही प्रकार का होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ छात्रों के विभिन्न आवश्यकताओं को जन्म देती है। इसी प्रकार जैसे एक छात्र मध्याह्न भोजन में दाल चावल हाथ से खाता है, उस छात्र का परिवार दक्षिण भारत से संबंधित है। तो इस तरह से जो ये सारी ही हम तथ्य देखते हैं, इसमें छात्रों की शैक्षिक जो एवं व्यक्तिगत आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति का प्रयास किया जाता है। शिक्षकों जो सर्वप्रथम छात्रों की भिन्नताओं को समझना चाहिए। अब हम देखते हैं छात्रों की आर्थिक भिन्नता एवं पाठ्यक्रम।